18 rounds. Vikas, good evening. Vikas, good evening. Good evening, sir. Okay, so Vikas, now you have to start and tell me how much time you will take to finish your session. ये शिव शंकर कहाँ खड़े हैं? सर एक्चुअली अभी मैं घर जा नहीं पाया, तो मार्केट में था, तो मार्केट में इसलिए थे? कोने में साइड। यस अच्छा सर, यहाँ ये पार्क के पास। अच्छा, पार्क के पास आप हैं। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, यस सर, यही यही साइकिल लगा के बैठ गए। बहुत ही अच्छा। रामचंद्र शाही संग्रहालय दिख रहा है पीछे। गुड।
Yes. ओके, विकास आपको कितना समय लगेगा अपने सेशन को खत्म करने में? हाउ मच टाइम विल टेक? आप अपने आप को माइक म्यूट है विकास। हाँ, अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट एंड स्पीक। सर 15 से 20 मिनट लगेगा। ठीक है, डन। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि बस हम 3 लोग हैं, प्लीज स्टार्ट। एंड जी ओके सर। रिमेंबर दैट दिस सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड। ये सेशन रिकॉर्ड होगा, इट विल बी ऑन यूट्यूब, सो प्लीज प्रेजेंट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। चलिए स्टार्ट कीजिए, वी आर ईगर टू हियर यू। जी नमस्कार, मैं विकास। आज मेरा टॉपिक है अब्दुल कलाम जी की बायोग्राफी, विंग्स ऑफ फायर। तो उनके बारे में खैर बोलने की मेरी तो कोई हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी उन पर हल्का सा नजर रखते हैं। उनका जन्म 15 अक्टूबर को 1921 में हुआ था। वो जन्म से तो कोई अमीर व्यक्ति नहीं थे, न घर से, न पैसे से, न ही नाम से। लेकिन उनके पास जितने भी व्यक्ति थे वो बड़े ही थे, बड़े सोच की थे। पैसे से नहीं, लेकिन उनके पास बड़ी सोच थी, जिसके कारण अब्दुल कलाम को हम लोग जान पा रहे हैं। उनके उनकी जन्म के बाद उनके पिताजी, जो कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाए। वो जाति धर्म में उनको नहीं रख पाए। और फिर अब्दुल कलाम, उनके पास काफी प्रॉब्लम तो थी, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते गए। और उन्होंने हम लोग को जो मोटिवेट किया, कर रहे हैं, करते रहेंगे हमेशा, वो कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारे देश के लिए भी अमर हैं और हम सब के लिए भी अमर हैं। तो वो कुछ हम लोग को मोटिवेट करने के लिए कुछ क्विट बोलते हैं कि सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो जो नींद आने ही नहीं देते हैं। तो ऐसे ही वो, ये सिर्फ वो बोलते नहीं थे, वो सिर्फ खुद पे लागू भी करते थे। ऐसा उनके साथ काफी कितनी बार हुई है कि जो वो 3-3 दिन तक लगातार पढ़ते थे, वो अपने प्रोजेक्ट पे काम करते थे। और उनके मतलब उनका पूरा नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनमें अब्दुल का नाम है उनके ग्रेट ग्रैंड फादर थे, और पाकिर ग्रैंड फादर थे, और जैनाबुद्दीन उनके फादर थे। और वो पूरे फैमिली उनके इसी नाम में आते हैं। और वो कहते थे कि इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ के चले जाते हैं। वो हमेशा से ही हम लोग के लिए काफी मोटिवेटेड हैं और रहेंगे। वो कहा करते थे कि नींद और निंदा पर जो विजय पा लेते हैं उनको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। जो जो नींद और निंदा पे विजय पा लेते हैं उनको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि वो खुद कितने स्ट्रगल करते थे अपने दैनिक जीवन में, जिसके कारण आज वो इस ऊंचाई पे पहुंच सके कि हम लोग आज उनको जानते हैं। वो कहा करते थे कि फेलियर को हार्ट में और सक्सेस को हेड में घुसने नहीं देना चाहिए। वो कहा करते थे कि फेलियर को हार्ट में और सक्सेस को हेड में घुसने नहीं देना चाहिए। और हेलो, मैं सुन रहा हूँ विकास, आप बोलिए। या हम लोग सुन रहे हैं। और एक एक वो उनके दैनिक जीवन की एक कहानी है कि जब वो उनकी शादी फिक्स हुई थी, तो वो प्रोजेक्ट में लगे हुए थे, एक मिसाइल बना रहे थे इंडिया के लिए। तो वो इतने, उनके पेरेंट्स बोले कि जो कल तुम्हारी सगाई है, लेकिन वो इतने मगन थे कि वो सगाई में जा भी नहीं पाए। मतलब इससे हमको पता चलता है कि जो वो कितने लगनशील थे। और सर एक, सर आप इस पे बोलिए, मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। नर्वस होने की बात ही नहीं है, सिर्फ 3 लोग हैं, आप हैं, मैं हूं और शंकर है, तीनों हम मिल चुके हैं। बताइए कौन सा पॉइंट है आपका? जी सर। किस पॉइंट बोलूं मैं? सर उनके मतलब कि जो दैनिक जीवन के बारे में वो हम लोग के लिए क्या मायने रखते हैं सर?
टॉपिक आपका है, आप उसको कंक्लूड कीजिए। मैंने तो कुछ उस पर तैयारी की नहीं है। मेरा जो टॉपिक है वो बिल्कुल अलग है। सो वॉट एवर यू नो, आपको जो भी मालूम है आप बताइए, उसके बाद हम उसको वहां पे कंक्लूड करेंगे, और फिर उसके बाद जो मेरा टॉपिक है दैट आई विल गो थ्रू। यस सर। और क्या लिखा है आपने? ट्राई करो। सर वो कहते थे कि हम सबके भीतर ईश्वर का तेज छिपा हुआ है। ओके, हमारी कोशिश इस तेज पुंज को पंख देने की रहनी चाहिए, जिससे यह चारों ओर अच्छाइयाँ एवं प्रकाश फैला सके। बहुत बढ़िया। जी सर, जब संकट या दुख आए तो उनका कारण जानने की कोशिश करो। विपत्ति हमेशा आत्मविश्लेषण के अवसर प्रदान करती है। ओके, और वो उनके उनके जीवन की जो एक चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद आती है कि वो कभी धर्म के नाम पे, वो मुस्लिम तो थे लेकिन ये सिर्फ कट्टरपंथी मुस्लिम नहीं थे, या फिर किसी वो धर्म को पार्टिकुलर सपोर्ट नहीं करते थे। वो भगवत गीता भी पढ़ते थे, वो कुरान भी पढ़ते थे, वो सभी धर्म को मानते थे। करेक्ट। जी। वो जब ऋषिकेश गए थे तो उनको भगवत गीता गुरुदेव दिए थे उनको, तो वो काफी उसे पढ़े और वो रामायण ये सब भी पढ़ करके अपने जीवन में काफी लागू किए। कुछ उन्होंने उनके कुछ उनकी किताब के बारे में बताओ, विंग्स ऑफ फायर। हाँ सर, वो किताब में शुरू में तो अपने दैनिक जीवन के बारे में ही बतलाते हैं कि जो उनका बचपन कैसे बीता। तो उनका जन्म ये हेलो हेलो हम लोग सुन रहे हैं। आवाज आ रही है, बोलो बोलो बोलो। सर वो किताब में तो बेसिक वो अपने दैनिक जीवन के बारे में ही बतला रहे हैं, और उसमें वो लिखते हैं कि आ, वो एक अर्थवेद से कविता लिखते हैं, ये पृथ्वी ये आकाश ये जल ये आकार सब उसके हैं बनाए उसने, तीनों लोग समाये उसमें, फिर भी रहता है वह एक छोटे से तालाब तल में। ओके, बढ़िया। जी सर। वो लिखते हैं कि जो जब संकट या दुख आए तो उनका कारण जानने की कोशिश करो। विपत्ति हमेशा आत्मविश्लेषण के अवसर प्रदान करती है, और जब कभी इंसान अपने को अकेला पाता है तो उसे एक साथी की तलाश होती है, जो स्वाभाविक ही है। जब इंसान संकट में होता है तो उसे किसी की मदद की जरूरत होती है। जब वह अपने को किसी गतिरोध में फंसा पाता है तो उसे चाहिए होता है कि ऐसा साथी जो बाहर निकलने का रास्ता दिखा सके। बार बार सर पाने वाली हर तीव्र इच्छा एक प्रयास की तरह होती है, मगर हर प्रयास को बुझाने वाला कोई ना कोई मिल ही जाता है। वो लिखते हैं, मैंने अपनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सारी जिंदगी में पिताजी की बातों का अनुसरण करने की कोशिश की है। मैंने उन बुनियादी सत्यों को समझने का भरसक प्रयास किया है जिन्हें पिताजी ने मेरे सामने रखा, और मुझे इस संतुष्टि का अभ्यास हुआ कि ऐसी कोई दैवी शक्ति जरूर है जो हमें भ्रम दुखों विषाद और असफलता से छुटकारा दिलाती है तथा सही रास्ता दिखलाती है। ओके। जी। और उसके बाद वो लिखते हैं कि जो जलालुद्दीन उनके छोटे भाई थे, वो उनको हमेशा काफी मोटिवेट करते थे। वो पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन वो अब्दुल कलाम जी को हमेशा वैज्ञानिक खोजों और समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बतलाते रहते थे। वही थे जिन्होंने मुझे सीमित दायरे से बाहर निकाल कर नई दुनिया का बोध कराया। ओके। दूसरे जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा वह मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन थे। वह रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। अखबार रामेश्वर स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे जो पाम्बन से आती थी। इस अखबार एजेंसी को अकेले शमसुद्दीन ही चलाते थे, लेकिन जब विश्व युद्ध हुआ तो उस वक्त जो ये ट्रेन थी उसको उस स्टेशन पे रोकने के कैंसिल कर दिया गया। तो उस अखबार को ये जो चलते ट्रेन से बाहर बिक दिया जाता था, जिसे समेट करके अब्दुल कलाम फिर उसको बांटने का काम करते थे, जिससे उनकी अर्निंग भी होनी शुरू हो गई। तो वो इसमें लिखते हैं कि जो
वो जो पहली कमाई अखबार बेचने से उनकी हुई, उस पे उनको हमेशा गर्व रहा। Okay. बचपन में उनके 3 पक्के दोस्त थे, रामचंद्र शास्त्री, अरविंद और शिव प्रकाश। ये तीनों ही ब्राह्मण परिवार के थे, सिर्फ अब्दुल कलाम ही मुस्लिम थे। उनके उनके दोस्त कहा करते थे, मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूं कि तुम बड़े शहरों के लोगों के बीच एक उच्च शिक्षित व्यक्ति के रूप में पहचाने जाओगे। उनके जो ये बड़े भाई थे सो उनको बोला करते थे। इस एक बार उनके गुरु जो थे वो उनको खाने पे बुलाए, लेकिन उनकी पत्नी जो थी ये इनके मुस्लिम होने से काफी प्रॉब्लम में थी कि जो ये मुस्लिम को घर पे खाने के लिए बुला रही हैं। तो वो जब वहां गए तो उनके खाने के बाद उनके इसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार जब तुम व्यवस्था बदल डालने का फैसला कर लेते हो तो ऐसी समस्याएं सामने आती ही है। अगले हफ्ते जब मैं सुब्रमण्यम अय्यर के घर रात्रि भोजन पर गया तो उनकी पत्नी ही मुझे रसोई में ले गई और खुद अपने हाथों से मुझे खाना परोसा। हाँ, वो लिखते हैं इस किताब में, उन्होंने सोचते हुए कहा, अबुल, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए जाना होगा। तुम्हें अपनी लालसाएं पूरी करने और आगे बढ़ने के लिए उस जगह चले जाना चाहिए जहां तुम्हारी जरूरतें पूरी हो सकती है। हमारा प्यार तुम्हें बांधेगा नहीं और न ही हमारी जरूरतें तुम्हें रोकेगी। मेरी हिचकिचाती हुई माँ को उन्होंने खलील जीवान का हवाला देते हुए कहा, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, वे तो खुद खुद के लिए जीवन की लालसाओं के बेटे बेटियां हैं। वे तुम्हारे जरिए आते हैं लेकिन तुमसे नहीं आते। तुम अपना प्यार दे सकते हो लेकिन अपने विचार नहीं। उनके खुद के अपने विचार होते हैं। जलालुद्दीन मुझसे हमेशा सकारात्मक सोच की शक्ति की बात किया करते थे और जब भी मुझे घर की याद आती या मैं उदास होता तो मैं प्रायः उनकी कही बातों को मन में याद कर लेता। उनके कहे अनुसार मैंने अपने मन के विचारों एवं मस्तिष्क को स्थिर रखने तथा लक्ष्य को पाने के लिए कठोर परिश्रम किया। मैं रामेश्वरम नहीं लौटा बल्कि अपने घर से और दूर चलता चला गया। विकास, last 2 minutes. Last 2 minutes. यस सर। हाँ, 2 मिनट और। ओके सर। बात तब की है जब वो चौथे क्लास में थे। एक दिन उनके गणित के टीचर थे, जब वो अपने दोस्त के साथ साथ बैठा करते थे जो कि पंडित जी के बेटे थे। तो वो टीचर आश्चर्य हुए कि जो एक मुस्लिम एक पंडित के साथ बैठा हुआ है। तो वो अब्दुल कलाम जी को एक चपाट मारे और उनको पीछे बैठने के लिए कहें। तो वो चले गए उस वक्त और घर जाकर के वो अपने पेरेंट्स को सारी बात बतलाएं। तो उनके पेरेंट्स ने सपोर्ट में उनके फिर सर को बुलाएं और उनके सामने में ही उन्हें समझाया कि बच्चे को जाति में नहीं बांटे, वो उन्हें सिर्फ पढ़ाएं और सही राह दें। एक जब वो ये MIT मद्रास इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे तो वो उनके एक डिजाइन शिक्षक प्रोफेसर श्रीनिवास ने उनको एक मिसाइल की प्रोजेक्ट दिया था डिजाइन करने के लिए। तो उस वक्त वो उसमें काफी टाइम ले चुके थे। तो एक दिन सर वो ये इंक्वायरी के लिए आए तो देखें कि जो अभी काम पूरा नहीं हुआ है। तो सर काफी ये गुस्से में हुए और उनको अब्दुल कलाम जी को बोले कि अगर तुम 3 दिन में ये मुझे नहीं करके दोगे तो मैं तुम्हारा छात्रावास रोक दूंगा। तो अब्दुल कलाम जी की सारी सोर्स यही ये स्कूल से मिलने वाली छात्रवृत्ति ही थी, जिसके कारण वो 3 दिन में ही, जो कि उनके टीचर भी जानते थे कि 3 दिन में ये पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन अब्दुल कलाम जी बगैर खाए पिए सोए 3 दिन में वो प्रोजेक्ट पूरा किए। और वो उनके टीचर लिखते हैं बोलते हैं इसमें कि मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि इतने भयंकर तनाव में भी तुम अपना काम पूरा कर लोगे। और प्रोफेसर स्पॉन्डर खड़े हुए और मुझे देखा। मैं तीसरी पंक्ति में खड़ा हुआ था। यहाँ आओ और आगे की पंक्ति में मेरे साथ बैठो, प्रोफेसर स्पॉन्डर ने कहा। उन्होंने दोबारा मुझे आगे आने को कहा।
तुम मेरे सबसे प्रिय छात्र हो। तुम्हारे कड़ी कड़ी मेहनत ये भविष्य में तुम्हारे शिक्षकों का नाम रोशन करेगी। उनकी इस प्रशंसा से मेरे समक्ष एक कठिनाई खड़ी हो गई, लेकिन अपने काम के सम्मान की वजह से मैं प्रोफेसर स्पॉन्डर के पास जाकर बैठ गया। मुझे विदाई देते वक्त प्रोफेसर स्पॉन्डर ने कहा, ईश्वर तुम्हारी उम्मीदें पूरी करे, तुम्हें सहारा दे, तुम्हें रास्ता दिखाए और भविष्य की यात्रा में तुम्हारे पथ प्रदर्शक बने। ओके, थैंक यू विकास, थैंक यू वेरी मच। Yes. आपने काफी सारे उनके लाइफ के स्टोरीज हमको बताए हैं। ओके, और मेरे ख्याल से अब्दुल कलाम जो हैं वो हर बीतते दिन के साथ ही इज गोइंग टू बी मोर फेमस एंड more motivating and inspiring all of us. Right. Yes. Now what I have for all of you, मैं उसको शेयर करता हूं and then I will explain. Okay, so ये स्क्रीन दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. इस स्क्रीन के टॉप पे लिखा हुआ है 12 लॉज ऑफ कर्मा, एंड आई एम श्योर दैट आप सबको कर्मा के बारे में मालूम होगा। व्हाट इज कर्मा, राइट? Yes, sir. अब एक के बाद एक आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दीज 12 लॉज एंड लेट मी नो कि आपको वो लॉ समझ में आया कि नहीं आया, बिकॉज दीज ऑल 12 लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड if we know them and if we follow them, we are going to live a peaceful life. हमारी लाइफ बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से सफलता की ओर बढ़ सकती है अगर हम इन 12 लॉज ऑफ कर्मा को फॉलो करते हैं। So the first law which is there, the great law, ये बोलता है whatever we put into the universe will come back to us. Whatever we put into the universe will come back to us. मतलब हम जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में डालेंगे भेजेंगे वो घूम करके हमारी ओर आएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि if we are promoting, if we are doing something good, something positive for the society, for the country, for the world, it will come back as positive to all of us. अगर हम सही करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली सही हमारी तरफ लौट करके आएगा। अगर हम खराब करेंगे तो वो खराब हमारी तरफ घूम करके चला आएगा। सो द फर्स्ट लॉ से हमें सीखना क्या है कि हम हमारे हर एक एक्शन में समाज के लिए कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव चीजें, कोई भलाई की चीजें छुपी होनी चाहिए। राइट? क्लियर है पहला लॉ? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब हम आते हैं सेकंड लॉ पे, विच इज द लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी। ये बोलता है वन मस्ट एक्सेप्ट समथिंग इन ऑर्डर टू चेंज इट। आप पढ़ पा रहे हो, मैंने जूम कर दिया इसीलिए ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। द लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी, वन मस्ट एक्सेप्ट समथिंग इन ऑर्डर टू चेंज इट। अगर आपको किसी भी चीज को बदलना है तो पहले आपको उसे स्वीकार करना पड़ेगा, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। राइट? अब इसका संबंध कहां आता है? लाइक ईशान है या आर्यन है या विकास है, आप सब कहीं ना कहीं छोटे बच्चों से आप जुड़े हुए हैं। राइट? विकास पढ़ा रहा है, अब आर्यन भी पढ़ाने की तरफ बढ़ेगा, ईशान भी छोटे बच्चों को कहीं ना कहीं देख ही रहा होगा। तो अगर मुझे अपने किसी जूनियर को, किसी छोटे बच्चे को मुझे लगता है कि हाँ उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, उसके अंदर मुझे कुछ चेंज करना है, आई नीड टू डू समथिंग समथिंग बेटर फॉर हिम, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको
आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, आप उसे स्वीकार करेंगे, तभी आप उसको चेंज कर पाएंगे। यानी आपको पहले मानना पड़ेगा कि नहीं, ये मेरे मतलब ये इसको मुझे चेंज करना है, ये मेरा अपना है, और वो करने के बाद ही आप उसके अंदर कुछ चेंज कर पाएंगे। जब तक आप उससे दूरी मेंटेन करेंगे, आप उसको अपना नहीं अपनाएंगे, तब तक आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, राइट? तो चाहे सती प्रथा का अंत हो या छुआछूत का अंत हो, जो भी अंत हुआ है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने पहले पहले उसको अपनाया कि भाई ये समाज मेरा है, ये लोग मेरे हैं। अब उसके बाद उन्होंने वो सब उनको अपनाने के बाद देन दे ट्राई टू चेंज दोज सिस्टम्स। तो आपको जहां भी सपोज अभी वी आर रनिंग टीचर्स की पाठशाला, ईशान को सिर्फ उसका आइडिया नहीं है, बाकी आर्य नोज इट, विकास नोज इट। अब अगर मुझे टीचर्स की पाठशाला में के थ्रू कुछ मुझे करना है, आई वांट टू डू सम पॉजिटिव फॉर सोसाइटी, सबसे पहले मुझे मानना पड़ेगा कि भाई वो संस्था मेरी है, वो प्लेटफॉर्म मेरा है, और उसको अपनाने के बाद फिर आप उसमें कुछ आप चेंज कर सकते हैं, उसके थ्रू कुछ आप अच्छा काम कर सकते हैं, राइट? जो तीसरा लॉ बोलता है द लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हमें अपनी लाइफ की जिम्मेदारी स्वयं लेनी पड़ेगी। ये मैं बार बार बोलता हूं कि हम जिस भी अवस्था में हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग, इन विच पोजिशन वी आर, द टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज ऑन अस ओनली। आप अपनी लाइफ में कभी नहीं बोल सकते कि मेरे लाइफ में ये ऐसा हो गया उसके कारण, सॉरी, ऐसा कभी नहीं होता है। हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कारण होता है, राइट? अगर किसी ने हमको कुछ अटैक भी किया है, तो वो अटैक इसलिए होता है बिकॉज हम उनको अटैक करने के लिए अलाउ करते हैं, हम उनकी बातों को सुनते हैं और अपने दिमाग में लेते हैं। अगर हमने उसकी बातों को नहीं लिया, तो नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन डू एनीथिंग, एनी मेस विथ आवर लाइफ। हमारी लाइफ हमारी है, उसकी जिम्मेदारी हमें खुद अपने हाथों में लेनी पड़ेगी। The next one is the law of focus. We cannot think of two different things at the same time. ये बोलता है कि अगर आपको सफलता चाहिए, आपको अच्छा काम करना है, तो एक समय में आप किसी एक चीज की तरफ ही दिमाग लगाइए। एक साथ आप 2-3 नाव पे सवारी करेंगे तो नाव डूबेगी नहीं मालूम, आप डूब जाएंगे। सो अगर आपको किसी भी चीज में, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है, then you must focus on that single thing. Like if Aryan is focusing on Remy's India right now, so he has to focus on Remy's India. एक साथ सोचेगा कि नहीं मैं Remy's India भी कर लूं, मैं बच्चों के लिए पाठशाला भी चला लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, कुछ नहीं होगा उसके पास, राइट? सो दिस इज लॉ ऑफ फोकस। एक टारगेट लो, उसको कंप्लीट करो। Now the next one is the law of here and now. ये आप देख रहे होंगे, the law of here and now. We cannot be present if we are looking backward and also forward. मैं एक इसमें और ऐड करता हूं कि we cannot be present if we are looking backward or forward. अगर आपको वर्तमान से लाभ लेना है, if you want to take benefit of present, आपको पास्ट के बारे में और फ्यूचर के बारे में सोचना, चिंता करना बंद करना पड़ेगा। फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कीजिए, लेकिन उसके बारे में चिंता मत कीजिए। कोरोना बहुत फैला हुआ है, पता नहीं कल क्या होगा। अगर आप चिंता करते बैठेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, आज का दिन भी बेकार जाएगा। सो अगर आपको प्रेजेंट से, आज के दिन से लाभ उठाना है, तो पास्ट के बारे में परेशान मत होइए, फ्यूचर के बारे में परेशान मत होइए, आज के दिन से मैक्सिमम खींचने का प्रयास कीजिए। That is the law of here and now. The next one is the law of patience and reward. The most valuable rewards required persistence. The most valuable rewards require persistence. अगर आपको इनाम चाहिए, सफलता चाहिए, तो आपके पास धैर्य का होना बहुत जरूरी है। अब इस पे एक बड़ी अच्छी कहानी लिख सकता है आर्यन। एक बार उसका रेमिज इंडिया सफल हो गया, तो सफल तो हो ही गया ऑलरेडी बिकॉज ही इज रनिंग इट वेरी नाइसली, बट एक बार जब उसको कस्टमर मिलने शुरू हो जाएंगे और उसने 100 कार्ड अगर बेच दिया,
then he will understand this law of patience and reward. कितने पेशेंस के साथ उसने सारे क्या बोलते हैं शॉपकीपर से मिला, उनसे बात किया, टाई अप किया, अब वो धीरे धीरे करके कार्ड मंगा लिया उसने, अब वो जाकर के कस्टमर्स को मिलेगा, उनको कार्ड बेचेगा। और शायद उसकी लाइफ में, आई डोंट नो, बट उसकी लाइफ में जब भी वो किसी कहानी बताएगा कि मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ, ये कहानी उसके लाइफ में हमेशा आने वाली है। He has done something which is revolutionary. 18-19 साल की उम्र में इतना बड़ा स्टेप लेकर के आगे बढ़ जाना आसान काम बिल्कुल भी नहीं है, राइट? तो ये है लॉ ऑफ पेशेंस एंड रिवार्ड। अब हम आते हैं अपने इस तरफ की 6 लॉ पे। तो जो पहला लॉ है बोलता है द लॉ ऑफ क्रिएशन। द लॉ ऑफ क्रिएशन, लाइफ डज नॉट हैपन बाय इटसेल्फ, वी नीड टू मेक इट हैपन। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, मेरी लाइफ अच्छी नहीं चल रही, बढ़िया कॉलेज नहीं मिला है, बढ़िया पढ़ाई नहीं हो रही है, पता नहीं अच्छी नौकरी नहीं मिली है, फैमिली अच्छी नहीं है। द लॉ ऑफ क्रिएशन टेल्स कि लाइफ में तभी कुछ होगा जब आप उसको करने के लिए तैयार होंगे, राइट? अपने आप से कुछ भी नहीं हो जाएगा, आपको क्रिएट करना पड़ेगा, आपको अपनी फ्यूचर को क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? तो आप जिस तरह का फ्यूचर अपने लिए सोचते हैं, आपको पूरा दम लगा करके, ताकत लगा करके वैसा काम करना पड़ेगा, अपने फ्यूचर को खुद क्रिएट करना पड़ेगा। नोबडी एल्स इज गोइंग टू क्रिएट अ फ्यूचर फॉर यू। बहुत बहुत क्लैरिटी है इसमें। नाउ द नेक्स्ट वन इज द लॉ ऑफ ग्रोथ। व्हेन वी चेंज आवरसेल्व्स, आवर लाइव्स चेंज टू। लॉ ऑफ ग्रोथ, विकास का लॉ क्या बोलता है कि पहले जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, आपकी लाइफ बदलेगी ही नहीं। आप अपने आप को बदलेंगे, अपने थॉट्स को, अपने एक्शंस को, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ भी चेंज करेगी। विकास तभी होता है जब आप कुछ काम करना शुरू करते हैं, द राइट थॉट प्रोसेस, द राइट एक्शन। जब तक राइट थॉट प्रोसेस नहीं होगा, राइट एक्शन नहीं होगा, लाइफ में कुछ भी चेंज होना पॉसिबल नहीं है। जो लाइफ पहले थी वही लाइफ अभी भी रहने वाली है। दिस इज लॉ ऑफ ग्रोथ। द लॉ ऑफ कनेक्शन, द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर ऑल कनेक्टेड। मतलब कई बार हम सोचते हैं ना कि भाई हम गलतियां करके निकल जाएंगे, बच जाएंगे, तो बोलता है कि नहीं, आपकी पूरी लाइफ आपस में जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं आपका जो पास्ट है वो आपके प्रेजेंट को हिट करता है, और कहीं ना कहीं आपका प्रेजेंट आपके फ्यूचर को हिट करता है। सो आप उम्र के किसी भी पड़ाव में हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप आपस में, सब आपस में जुड़ा हुआ है। आपने अभी कुछ भी अगर अच्छा किया, वो आपको आगे चल के फायदा करेगा। आपने कुछ भी खराब किया, वो आगे चल के आपको खराब करेगा, बिकॉज ऑल आर इंटरलिंक्ड। फाइन। सो वॉट एवर वी डू, ऑलवेज कीप इन माइंड कि ऑल आर कनेक्टेड। ये अच्छा है तो अच्छा होगा, खराब है तो खराब होगा। द लॉ ऑफ गिविंग एंड हॉस्पिटैलिटी, ये बोलता है कि आवर बिहेवियर शुड मैच आवर थॉट्स एंड एक्शंस। जो हम करते हैं और जो हम सोचते हैं वो आपस में मैच होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बैठ करके यहाँ पर अगर ज्ञान दे दूं बहुत सारा, और आप पाएं कि सर जो ज्ञान दे रहे हैं वो खुद उनके एक्शंस में वो दिखता नहीं है, तो क्या होने वाला है? धीरे धीरे आपके ऊपर से समाज का जो भरोसा है, बिलीफ है, वो हटने वाला है। तो जो आप सोचते हैं, जो आप लोगों को बोलते हैं, वो आपके एक्शन में दिखना चाहिए। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे आप पाएंगे हर दिन आपको बहुत से लोग कोटेशन भेजते हैं, कोटेशन, राइट? और आप पाएंगे जो कोटेशन भेजा है वो कोटेशन का पालन वो खुद नहीं करते। ये सबसे बड़ी विडंबना है। ये उसको क्या बोलते हैं, उसको इसके लिए इंग्लिश में क्या वर्ड है भाई? दिस इज समथिंग, क्या बोलते हैं, मतलब कंट्राडिक्टरी बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्टरी। हम बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, राइट? कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं, विरोधाभास। तो ये लॉ बोलता है कि आप जो बोलते हैं, जो आप सोचते हैं, आपके एक्शन में वो दिखना चाहिए।
मैं बोलूं कि भाई देखो बहुत ही हार्डवर्क करना पड़ेगा, लाइफ कैसा करना पड़ेगा, और मैं आराम से चादर ओढ़ करके सोया हुआ घर पे, तो मेरे बोलने पे कौन बिलीव करने वाला है? मुझे खुद दिखाना पड़ेगा कि यस, अगर लाइफ में कुछ करना है तो भागना है। मतलब जो हम करेंगे तो हमारे करने को ही लोग फॉलो करेंगे, जो हम सोचेंगे उसको लोग फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, डाउट है। लेकिन जो हम करेंगे उसको लोग फॉलो कर सकते हैं, उसको लोग मान सकते हैं। द लॉ ऑफ चेंज, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ until we learn from it and change our path. इतिहास अपने को दोहराता रहेगा जब तक हम उससे सीखेंगे नहीं और अपने रास्ते को बदलेंगे नहीं। यानी अगर आप किसी काम में असफल हो रहे हैं तो क्या होगा, आपको अपने काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट चेंजिंग योर पाथ, इफ यू आर नॉट लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स, योर पास्ट हिस्ट्री, तब तक क्या होगा, आपका रास्ता अगर नहीं बदलेगा तो जो आपके साथ हो रहा था पहले भी वही काम आपके साथ आगे भी होता रहेगा। सो वॉट एवर यू आर गेनिंग सक्सेस और फेलियर, उस पे सोच करके और उससे सीख करके अपने रास्ते को बदलना बहुत जरूरी है। द नेक्स्ट वन इज द लॉ ऑफ सिग्निफिकेंस एंड इंस्पिरेशन, राइट? कि कोई भी सफलता, कोई भी इनाम हमें उतना ही मिलता है जितना हम एनर्जी और एफर्ट उसके अंदर डालते हैं। यानी रेमिस इंडिया कितने आगे तक जाएगा, कितने टॉप पे जाएगा, इट डिपेंड्स कि आर्यन शंकर उसमें कितना एफर्ट डाल रहा है। यस सर। टाइम उसके पास लिमिटेड है, उसको मालूम है कि शायद जून जुलाई में मुझे चला जाना है यहाँ से, उसके पहले वो जितना एफर्ट डालेगा उसके ऊपर, उस काम में, उतना उसको रिजल्ट उस रेमिस इंडिया से मिल जाएगा, राइट? तो ये हमारा 12 लॉज ऑफ कर्मा था। द ग्रेट लॉ, जो आप डालेंगे, जो आप करेंगे, वही घूम करके वापस आएगा। द लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी, किसी भी चीज को बदलने के लिए, परिवर्तन करने के लिए उसको स्वीकार करना बहुत जरूरी है, राइट? चाहे वो हमारा समाज हो, कोई व्यक्ति हो। द लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अपने लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी है। द लॉ ऑफ फोकस, आपको हमेशा एक समय में किसी एक काम पे फोकस करना पड़ेगा, तभी आप सही रिजल्ट पा पाएंगे। द लॉ ऑफ हियर एंड नाउ, जब आप प्रेजेंट में हैं, उससे आपको फायदा लेना है तो आपको उस समय पास्ट की चिंता, फ्यूचर की चिंता नहीं करनी है, तभी आप प्रेजेंट से मैक्सिमम आप ले पाएंगे। द लॉ ऑफ पेशेंस एंड रिवार्ड, यानी कि अच्छी सफलता, अच्छे आपको रिजल्ट तभी मिलेंगे जब आप पूरे पेशेंस के साथ उस काम में लगते हैं, ध्यान रखते हैं आप। द लॉ ऑफ क्रिएशन, आपकी लाइफ में कुछ भी अपने आप नहीं होगा, आपको उसको करना पड़ेगा, अपनी जिंदगी को आपको बदलना पड़ेगा, खुद ब खुद जिंदगी बदलने वाली नहीं है। द लॉ ऑफ ग्रोथ, जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे हमारी लाइफ भी नहीं बदलेगी। द लॉ ऑफ कनेक्शन, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आपस में जुड़े हुए हैं, तो जो भी काम हम अभी कर रहे हैं उस काम का असर फ्यूचर पे पड़ने वाला है, और जो काम हमने पास्ट में किया है उसका असर हमारे प्रेजेंट पे पड़ रहा है। द लॉ ऑफ गिविंग एंड हॉस्पिटैलिटी, यानी कि जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं और जो हम करते हैं वो आपस में मैच करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। द लॉ ऑफ चेंज, जब तक हम अपने पास्ट के कामों से, इतिहास से सीखेंगे नहीं, अपने रास्ते को बदलेंगे नहीं, कुछ भी नया नहीं होने वाला है। हिस्ट्री विल कीप ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ। और लास्ट यही है कि जितना आप हार्डवर्क अपने काम में लगाएंगे उतना ही रिजल्ट, उतना ही सक्सेस आपको मिलेगा। जो आपको लाइफ में मिला है, आप मान लीजिए कि आपने उतना ही जोर लगाया है। फाइन। ये 12 लॉज ऑफ कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस ग्रुप पे शेयर भी करूंगा। आई विल रिक्वेस्ट कि आप इसको चेक कीजिए कि आपने इसको कितना अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया हुआ है। इफ यू वांट टू डिस्कस दीज पॉइंट्स, टेक अपॉइंटमेंट एंड वी कैन डिस्कस ऑन दीज 12 लॉज, कि आप इसमें कहां कहां फॉलो कर पा रहे हैं, कौन सा नहीं कर पा रहे हैं, वेयर यू नीड माई सपोर्ट। ओके, ईशान एंड विकास, एनी क्वेश्चन as of now? नो सर। ठीक है, ईशान तुम म्यूट ही रहो, ज्यादा अच्छा है, इतना शोर है तुम्हारे बैकग्राउंड में, माय गॉड। एनीवे,
विकास, थैंक यू वेरी मच फॉर विंग्स ऑफ फायर। आपने बहुत अच्छा जो है आज बताया। और जब भी हम नेक्स्ट मिलते हैं विकास, whenever we meet next, यस आप मुझसे बात कीजिए पक्का, मुझे आप याद दिलाइए और मुझसे आप बात कीजिए कि अगर आपको प्रेजेंटेशन देना है, चाहे जूम पे देना है चाहे फिजिकली देना है, तो उसकी तैयारी कैसे करनी है। जब तक आप किसी पॉइंट के थ्रू आप अपने बातों को नहीं रखेंगे तो क्या होगा, ऑडियंस काम खत्म होने के बाद आफ्टर प्रेजेंटेशन आपकी बातों को भूल जाएगी। तो जब भी आप प्रेजेंटेशन दें तो 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट ऐसा आप पॉइंट्स बना लें और अपना वर्कशॉप खत्म होने के बाद, अपना प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद वो सारे पॉइंट्स आप शेयर कर लें, ताकि आपकी ऑडियंस उस पॉइंट्स को देख करके आपकी बातों को वापस रिकॉल कर सके, रिवाइज कर सके। राइट। पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत ही यस टफ काम है, मतलब इम्पॉसिबल नहीं है बट टफ है, उसको सीखना बहुत जरूरी है। राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस। आप हमारे साथ में आए और हमने काफी अच्छा डिस्कस किया आज। अगेन वी विल मीट नेक्स्ट वीक ऑन 10th। इस बार चूंकि मैं कल जा रहा हूं कहीं बाहर, इसलिए मैंने कर लिया, बट फ्रॉम नेक्स्ट वीक इट विल बी ऑन Saturday at 6 p.m. Fine. Thank you very much. Bye bye. Take care. Good day.